देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए थे। उसमें मैंने क्या समझाया था, मैं फिर से बता देती हूँ कि आपके पास वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। आपके दो फॉर्मूले मैंने उस दिन आपके रिवाइज करवाए थे। क्या क्या थे वो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था। फिर मैंने कहा था अगर एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, उनके द्वारा अगर वर्क डन जीरो है, अगर ये वैल्यू जीरो है तो क्या लिख सकते हो, के एफ प्लस यू एफ बराबर के आई प्लस यू आई, ठीक है। इस पे बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अभी अब आगे कुछ और अच्छे बेस्ट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। आज भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इन्हीं दो फॉर्मूलों को मैं बार बार यूज करूंगी। आज भी मैं इन्हीं टॉपिक्स पे क्या करूंगी, बात करूंगी, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए ये। फिर न्यूमेरिकल देखिए फर्स्ट, हटा दूं मैं इसको। देखिए बेटा, अब न्यूमेरिकल देखो इस पे बेस्ड आपके और आगे। आपके पास एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इसको यहां से ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ। ये स्प्रिंग क्या क्या है, नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रखा आपको 30, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा 30 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इस सरफेस के साथ, यहां सरफेस के साथ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा 0.2, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा 0.2। At what displacement the block is stopped from the natural length? At what displacement the block is stopped from the natural length? देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्प्रिंग थी, ये ब्लॉक था। इस ब्लॉक का मास मैंने मान लिया 2 किलोग्राम है, ठीक है। ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 2 किलोग्राम है। इस स्प्रिंग को पहले ये नेचुरली यहां रखी हुई थी, ये स्प्रिंग, ये डॉटेड जो लाइन है यहां तक थी, इसको पुश करा और दबा दिया, ठीक है। इसको, इस स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ थी, मतलब कि मैं ये कहूं यहां से ये पहले यहां तक नेचुरल थी, ये नेचुरल लेंथ थी। फिर इसको दबाया, पुश करा और यहां ले आए, इसको पुश करके यहां से यहां तक 2 मीटर तक पुश करा, 2 मीटर तक क्या करा, इसको पुश करा अंदर की तरफ, ठीक है। फिर इसको छोड़ दिया। इसको जब यहां से छोड़ेंगे तो नेचुरल लेंथ से थोड़ी आगे जाएगी। पहले हमने स्प्रिंग को दबाया, दबा के जब हम उसको एकदम से छोड़ेंगे तो वो क्या होगी, नेचुरल लेंथ से थोड़ी सी आगे चली जाएगी। हमने क्या करा, स्प्रिंग को दबाया कुछ, ठीक है। हमने स्प्रिंग को दबाया और उसको छोड़ा, तो जब हम उसको छोड़ेंगे तो नेचुरल लेंथ से थोड़ी आगे चली जाएगी। नेचुरल लेंथ से क्या चली जाएगी, वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि वो कितनी आगे, मान लो x डिस्टेंस चली गई, मान लिया मैंने, वो कितनी डिस्टेंस चली गई, यहां आके रुकती, वो नेचुरल पे नहीं रुकेगी, वो थोड़ी आगे रुकती है, वो थोड़ी सी आगे रुकती है। फर्स्ट वी कंप्रेस, लिखना चाहो तो लैंग्वेज लिख लो। फर्स्ट वी कंप्रेस द स्प्रिंग फ्रॉम द नेचुरल लेंथ 2 मीटर। फर्स्ट वी कंप्रेस द स्प्रिंग फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से,
सुनिए ध्यान से बेटा, अब इसको कितना कंप्रेस करा, इसको पुश कर दिया और पुश करके छोड़ेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी कंप्रेस द स्प्रिंग फ्रॉम द नेचुरल लेंथ 2 मीटर, फर्स्ट वी कंप्रेस द स्प्रिंग फ्रॉम द नेचुरल 2 मीटर एंड देन इट इज रिलीज। फर्स्ट वी कंप्रेस द स्प्रिंग, compress the spring 2 meter from the natural length, from the natural length, from the natural length 2 meter, ठीक है, and then release, and then release at what distance, at what distance, at what displacement the block stop from the natural length। तो जब उसको छोड़ेंगे तो नेचुरल लेंथ से बेटा वो थोड़ा आगे जाएगा, तो मान ले कितना डिस्टेंस जाएगा, x डिस्टेंस क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो हमें x डिस्टेंस को क्या करना, फाइंड आउट करना। जाके सरफेस के साथ क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू कितना दे रखा, 0.2, म्यू कितना दे रखा, 0.2। कंसेप्ट क्या लगाएंगे, अब आपके पास क्वेश्चन समझ आ गया होगा सभी को, तो कंसेप्ट क्या लगेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स kF प्लस यूएफ माइनस KI प्लस यूआई, यही कंसेप्ट लगाना अब हमें यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा तो कोई वर्क डन नहीं होगा यहाँ पे, वर्क डन किसके द्वारा होगा आपके पास यहाँ पे, बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा आपके पास, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या होगा, F इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स क्या आपका F, ठीक है, और डिस्प्ले F की वैल्यू क्या होगी, μ1। जब वो इस तरह से कंप्रेस होगा, जब वो इधर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, जब रिलीज करेंगे तो इधर जाएगा ना, जब वो इधर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको कुछ रोकना चाहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क करा, ठीक है, जब उसको रिलीज करेंगे तो इधर जाएगा आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको कुछ रोकना चाह रहा है, तो कितना रोक पाएगा वो, तो आपके पास F इज इक्वल टू μn, ठीक है। तो ये इसको 20 लिख लेती हूँ, थोड़ा कट जाएगा, इजी हो जाएगा, इसको 20 न्यूटन लिख देती हूँ। तो F की वैल्यू μn, म्यू की वैल्यू 0.2, n क्या होगा, mg के बराबर, ये सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो n बराबर mg, तो mg, तो F 0.2, मास कितना है 2 इंटू जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 2/10, 2 प्लस 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 4, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया 4, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेस कितना हुआ है, यहां से ब्लॉक मान ले यहां तक आया है, ब्लॉक यहां तक आया है ना, तो ये 2 और ओरिजिनल से कितना गया x, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2 प्लस x। ब्लॉक यहां से रिलीज करा, इस नेचुरल से थोड़ा आगे गया, नेचुरल से थोड़ा आगे गया, तो यहां तक कितना आया 2 और यहाँ पे कितना बच्चों x, तो कितना बन गया डिस्प्लेसमेंट आपका 2 प्लस x, ठीक है। और नेगेटिव वर्क डन क्यों होगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या आएगा cos 180, क्या लिखोगे Fs cos 180, तो क्या बन गया माइनस का Fs, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आया आपके पास है 4, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन 4, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 प्लस x, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 प्लस x, तो ये आया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। इतना लिखो फिर इधर लिखते हैं, इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से, लिख लिया। अब देखो इधर, अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं, इसको पुट करते चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना है -4 2 प्लस x बराबर kf, kf कितना आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो रेस्ट में आ जाएगा, रिलीज होके जब वो यहाँ आया तो फाइनली वो किस में आ गया, रेस्ट में, थोड़ा आगे गया रेस्ट में आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। देखो ये रेफरेंस लेवल है, ये क्या है बच्चों रेफरेंस लेवल, तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, ना इसके ऊपर जा रहा है ना उसके नीचे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी फाइनल 0 माइनस, इनिशियली तो ब्लॉक किस में है आपके पास रेस्ट में ही है,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, ठीक है, प्लस लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस करा हुआ है। स्प्रिंग को क्या किया हुआ है? कंप्रेस। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी स्प्रिंग के अंदर। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 kx का स्क्वायर। तो ये बना -4 2 + x बराबर 0 + 0 - 0 -1/2 kx का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 + 4x बराबर 1/2 kx का स्क्वायर। x से x अभी कैंसिल नहीं होगा भैया, ये पुट करो वैल्यू। 8 + 4x बराबर 1/2 k की वैल्यू 20 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आया 10x स्क्वायर। तो 8 + 4x बराबर 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर -4x - 8 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहां से हम x की वैल्यू क्या कर लेंगे? फाइंड आउट। x ही पूछा था उसने हमसे। क्या पूछा था बच्चों? उसने हमसे x ही पूछा था। एक बार फिर से देखो बेटा, वो कह रहा है कि स्प्रिंग को स्प्रिंग ओरिजिनली रखी हुई थी, ओरिजिनल से कंप्रेस कर दिया, ठीक है। ओरिजिनली वो रेस्ट पे रखी हुई थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, उसको कंप्रेस करा, कंप्रेस करके छोड़ दिया। तो कंप्रेस करके छोड़ तभी वो रेस्ट में ही है, ठीक है। तो आपके पास लेकिन कुछ कंप्रेस करा था, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने बात करी थी कि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/2 kx का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 1/2 kx का स्क्वायर। समझ आ गया यहाँ से? अब उसने कहा जब इसको छोड़ा, यहाँ से रिलीज करा, रिलीज करेंगे, रिलीज कर रहे तब भी रेस्ट से कर रहे हैं। जब वो यहाँ जाके भी रेस्ट में आ गया, वो अपनी पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुकेगा। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा है कि वो यहाँ से छोड़ा और वो यहाँ आके कहीं रुक गया। रुक गया मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, फ्रिक्शन है सरफेस पे, तो फ्रिक्शन कुछ वर्क डन करेगा। फ्रिक्शन वर्क डन कितना करेगा? म्यू इंटू एन, एफ की वैल्यू। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा कि वो ओरिजिनल से कितना डिस्प्लेस हुआ? तो 2 + x डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन कितना आ गया? -4 × 2 + x आ गया। ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जो कटता है काट लो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? आपका वर्क डन आ जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन IIT के अंदर, ठीक है। बताओ समझ आया या नहीं आया बच्चों? एक बार मैसेज करिए। ओके बेटा, नोट करिए जल्दी इसको। फिर भी ना समझ आए तो एक बार वीडियो लेक्चर को रिपीट करके देख लेना। फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो लेक्चर को रिपीट करके देख लेना। नोट करिए जल्दी से, नोट करो बेटा। हो गया? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और ऐसा ही। फिर उसके बाद क्वेश्चन काफी इजी आ जाएंगे। ये थोड़े स्प्रिंग वालों में लगता है क्योंकि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक भी होती है और ग्रेविटी के कारण भी होती है। वो डिपेंड करता है कि रेफरेंस लेवल क्या है, कहाँ पे है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये एक आपके पास वेज है, ठीक है। ये यहाँ पे एक स्प्रिंग रखी हुई है, ये यहाँ पे क्या रखी हुई है? एक स्प्रिंग रखी हुई है आपकी, ठीक है। इसको x डिस्टेंस तक कंप्रेस करा हुआ है। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये इसकी क्या है? नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। और इसको x डिस्टेंस तक क्या करा हुआ बच्चों? कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। यहां से इसको छोड़ा गया, यहां से इसको छोड़ा, स्प्रिंग कंप्रेस करी हुई है। इस ब्लॉक को कंप्रेस है ये पहले,
रेफरेंस जनरली। आप सुविधा के अकॉर्डिंग कोई भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। बाकी सरफेस से साथ ही मान लो तो ज्यादा बेटर होता है, इजीली सोल्व हो जाता है। ठीक है, आप नीचे मानोगे, मान लीजिए रेफरेंस आप नीचे यहाँ कहीं मान रहे हो तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेशन में एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाएगा, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सरफेस को मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपका सरफेस है, अर्थ है, अर्थ पे कोई चीज रखी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। अर्थ को तो लेवल माना ना आपने, लेकिन आप अर्थ से अगर ऊपर चले गए, अर्थ से ऊपर गए तो आप कितनी एच हाइट ऊपर गए तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड through a distance x and then release at what distance block rise on the inclined plane of the wedge। ये ब्लॉक है, इसको कंप्रेस करा हुआ है, इसको छोड़ दिया यहां से, रिलीज करा, तो कह रहा है ये सरफेस स्मूथ है। सरफेस कैसा है बच्चों, स्मूथ है। ठीक है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन में कितनी डिस्टेंस तक जाके रुकेगा, कितनी डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगा। जैसे छोड़ेंगे तो ब्लॉक ऐसे चढ़ेगा इस सरफेस पे, तो कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा आपके पास। नहीं, उसमें फ्रिक्शन था जो मैंने करवाया था पहले फर्स्ट लेक्चर में, उसमें फ्रिक्शन दे रखा था सरफेस में, इसमें सरफेस नहीं दे रखा, फ्रिक्शन नहीं दे रखा, स्मूथ सरफेस है। ये सरफेस कैसा बच्चों, स्मूथ है। ठीक है, अब उसमें उल्टा था, उसमें ये था, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एक ब्लॉक आया और स्प्रिंग से टकराया, तो ये स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो गई। इस अब की बार क्वेश्चन अपोजिट रिवर्स है उस क्वेश्चन से। इसमें क्या दे रखा है कि ये स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस है, स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस है, इसको रिलीज करा के छोड़ा, तो ये कितनी हाइट तक, कितने डिस्टेंस तक इसके ऊपर राइज होगी, कितनी डिस्टेंस इसके ऊपर ये कवर करेगी, कितने हाइट पे जाके रुक जाएगी, कितने डिस्टेंस पे इंक्लाइंड प्लेन पर, कितने डिस्टेंस पे जाकर ये रुक जाएगी आपके पास, ये पूछा हुआ है उसने आपके पास। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिख लिया, इधर देखो, तो वही लगाएंगे, आपके पास स्मूथ सरफेस है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिंग फोर्स Kf प्लस Uf माइनस Ki प्लस Ui। तो स्मूथ है सरफेस, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सब जीरो है, एक्सटर्नल तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो आपके पास वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जीरो, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ होता, तो क्या बनेगा Kf प्लस Uf, इसको इधर ले जाओ Ki प्लस Ui। ठीक है, तो आपके पास यहां से ये ब्लॉक मान ले यहाँ पे कहीं जाके रुक रहा है, तो ये आपके पास mg, ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा। ठीक है, अब आपको पास कितने हाइट तक जाके रुकेगा, ये हमें ये बात कर रहा है इस हाइट की, किसकी बात कर रहा है वो आपसे, इस हाइट की बात कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो रुक रहा है, वो यहां से यहां जाके रुक रहा है, यहाँ पे जाके वो रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। उसने कहा है इट स्टॉप एट व्हाट हाइट, किस डिस्टेंस के ऊपर ही जाके स्टॉप हो रहा है आपके पास, तो ये बन जाएगा जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, इसको मैं h लिख रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दी मैंने, mgh। ठीक है, अब आपके पास ये यहां से Ki, इनिशियली ब्लॉक किसमें, रेस्ट में, इनिशियली ब्लॉक किसमें आपका, रेस्ट में है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो स्प्रिंग की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी यहाँ पे, क्योंकि कंप्रेस है स्प्रिंग, तो आप
बच्चों यहाँ से आपके पास यहाँ से ये 1/2 kx का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये h हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट तक जाएगा वो। क्या निकालनी है आपको? ये h हाइट कि कितनी हाइट तक वो राइज करेगा इस सरफेस से। ठीक है, तो आप मान लो ये पूरी हाइट यहाँ तक ही जा रहा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग h वेरी कर जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये h है, ये डिस्टेंस s है। ठीक है, तो h बाई x लिख लो इसको, x h बाई ये भी x है भाई, तो इसको आप लोग r लिख लो। क्या लिख लो? r लिख लो। ये भी तो x है ना, x में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो h बाई r बराबर साइन थीटा, परपेंडिकुलर अप और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? थीटा। तो h की वैल्यू क्या आ गई? r साइन थीटा, r साइन थीटा पुट कर दो, mg r साइन थीटा बराबर 1/2 kx का स्क्वायर। x पूछा है उसने आपसे, x क्या उसने आपसे पूछा है, तो x आप निकाल लेंगे यहाँ से। अगर क्वेश्चन में क्या देगा? मास दे देगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा आपको, r कितनी है जो भी है। ठीक है, तो r पता है तो h तो अपने आप निकल जाएगा। क्वेश्चन में मान लो r यहाँ तक की दे रहा है तो h अपने आप निकल जाएगा। हमें यही तो निकालना है ट्राइंगल के लिए कि कितनी हाइट और राइज होगा। ठीक है, थीटा एंगल दे देगा तो क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। x से पूछा था उसने आपसे, सॉरी ये क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में आपसे? एंड देन रिलीज एट व्हाट डिस्टेंस ब्लॉक राइज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द वेज। हाँ, कितनी डिस्टेंस तक राइज होगा, r पूछ रहे हैं वो। इंक्लाइंड प्लेन पे कितने डिस्टेंस तक राइज होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे वो कितनी डिस्टेंस तक राइज होगा, r तो आपसे पूछ रहे हैं वो। क्या पूछ रहा है बच्चों? r पूछ रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये r यहां से आप निकाल लेंगे। क्या निकाल लोगे आप लोग? r निकालना आपको। क्या निकालना है? r। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो कुछ चेन प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं अभी। देखिए बेटा, ये आपके पास एक टेबल है, इसके ऊपर ये चेन रखी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं, पूछे हुए क्वेश्चन भी है कंपटीशन में। कंपटीशन में पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा ये, और आपके एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये चेन है, पूरी चेन की लेंथ l है। कंप्लीट चेन लेंथ l एंड कंप्लीट चेन मास कितना है? m है। इस एक पूरी चेन है, इस पूरी चेन का लेंथ कितना l है और मास कितना कितना है बेटा? m है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो दे रखी है क्वेश्चन में 2l/3 दे रखी है, और ये डिस्टेंस कितनी बची? फिर पूरी l देखो, पूरी कितनी l है, तो l माइनस 2l/3 कितना हो गया? 3l माइनस 2l कितना बचा? l/3। तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी बचेगी? l/3 डिस्टेंस बचेगी। ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द चेन लेंथ चेन लेंथ ऑन द टेबल कितनी है? 2l/3 एंड हैंगिंग पार्ट कितना है? l/3। ये पार्ट कितना हैंग हो रहा है? हैंग नीचे कितना लटक रहा है आपका? l/3 पार्ट नीचे लटक रहा है आपसे। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन, फाइंड द वेलोसिटी
बी है। वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन पॉइंट ए स्लिप ऑफ द टेबल। क्वेश्चन में ये पॉइंट ए दे रखा है और ये पॉइंट बी। तो देखो ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, चेन को टेबल के ऊपर रखी होती है, थोड़ा सा उसको खिसकाया, नहीं खिसकी, सारी नीचे नहीं आई, थोड़ा और खिसकाया, फिर एकदम थोड़ा और खिसकाया, सारी की सारी एकदम धसड़ के नीचे आ जाती, एकदम से फिसल के किधर आ जाती है, नीचे आ जाती। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन। इस चेन को कितनी वेलोसिटी दे, तो थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट करेंगे नहीं जाएगी, फिर थोड़ा और करेंगे नहीं गई, मतलब हल्का सा और ऐसे देखो बिल्कुल जनरल है ना, थोड़ा चेन को टेबल पे रख दिया, थोड़ा नीचे, ठीक है, चेन को थोड़ा खिसकाया, किसी वेलोसिटी से नहीं खिसकी, फिर थोड़ा ज्यादा खिसकाया तो एकदम से सारी चेन फिसल के नीचे आ जाती है। तो ये कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट इज स्लिप आउट, जब स्लिप हो जाएगी, कहां से, स्लिप आउट ऑफ द टेबल व्हेन पॉइंट ए, ये पॉइंट ए इस टेबल से नीचे आ जाएगा, तो हमें वो वेलोसिटी क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ, 0। अरे हल्का सा ट्विस्ट करते हैं तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स भी नेग्लिजिबल है, हल्का सा चेन को ट्विस्ट करते हैं और वो अपने आप नीचे आ जाती है, ऐसे फिसल के आ जाती है ना, स्मूथ सरफेस है। तो वो पूछ रहा आपसे वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट वही लगाएंगे, आपके पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव kf प्लस uf माइनस ki प्लस ui। ये जब 0 होता है तो मैंने कहा डायरेक्ट लगा दिया करो, जब फ्रिक्शन नहीं दे रखा हो तो सीधा सीधा, तो क्या लग जाएगा, kf प्लस uf बराबर ki प्लस ui। क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं इधर जगह बनाती हूँ, क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नोट करो। कर लिया इधर से क्वेश्चन नोट। अब देखो मैं इसको हटा रही हूं यहां से, अब मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को लगाऊंगी। देखो देखो बेटा, पहले ये सिचुएशन है ना, तो मैं इसी सिचुएशन से बात कर रही हूँ, kf प्लस uf बराबर ki प्लस ui। तो देखो इनिशियली चैन किस में रखी हुई है, रेस्ट में, किस में रखी हुई है, रेस्ट में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि देखो इसको सरफेस को रेफरेंस मान लो यहां से, तो इस सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसको क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, तो देखो इस पे पोटेंशियल एनर्जी। अब एक छोटा सा पॉइंट देखो, मैंने बेसिक में समझाई थी बातें आपको कि एक चेन ऐसे रखी हुई है, ये सरफेस है, तो ये हाइट पे ना सारे मासेस की हाइट, सारे मासेस देखो ये dm 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 सारे मासेस इक्वल हाइट पे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दोगे, mgh। क्या लिख दोगे, mgh। ये बात समझाई थी बेसिक में आपको। फिर मैंने कहा अगर इस चेन को तुमने ऐसे रख दिया, अगर तुमने इस चेन को ऐसे रख दिया, तो देखो ये रेफरेंस है, ऊपर मानो नीचे मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस प्लस का डिफरेंस आता, ये रेफरेंस है माना आपने, ठीक है, या ये मान लो कोई सा मान लो, ऊपर वाला मान लो नीचे वाला मान लो, ठीक है। तो जब आप रेफरेंस ये ले रहे हो, मान लिया इधर नीचे से, उधर में ऊपर लेना तो इसमें नीचे ले लेते, तो देखो ये वाला अलग हाइट पे है, तो मास हाइट के साथ चेंज हो रहा है, मास जो है हाइट के साथ बच्चों चेंज हो रहा है ना, मास हाइट के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ देखो इस चेन का मास इतना से इतनी हाइट पे, इससे इधर मास बढ़ गया, अलग अलग मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हाइट के साथ, मास हाइट के साथ क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म मास नहीं है। तब क्या किसका कंसेप्ट यूज करते हैं बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट है, हालांकि मैं उसकी डिटेल बताऊंगी आपको अगले चैप्टर में 5th यूनिट में, सेंटर ऑफ मास। किसकी बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास, एक ऐसा पॉइंट वेयर विच वी सपोज होल मास ऑफ द बॉडी टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? द पॉइंट वेयर विच वी सपोज whole mass of the body, whole mass of the body, the point where which the point where which whole mass of the body, where which whole mass of the body supposed to be concentrated, supposed to be concentrated, concentrated। एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये मानते हैं होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पे बॉडी का सारा मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। या एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी बैलेंस हो जाती है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी बैलेंस होके मूव करना स्टार्ट कर देती है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। अगर बॉडी के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, अगर बॉडी के अंदर मास का मतलब यूनिफॉर्म रोड होगी, यूनिफॉर्म चेन होगी, अगर बॉडी के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसे ना हो कि फिर पतला मोटा फिर पतला फिर मोटा, ऐसा बॉडी ना हो। ऐसे होगी तो फिर वो अलग अलग केस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ये ऐसे रोड होगी जैसे सिंपली, ठीक है, तो उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? एट द मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ मास बॉडी कहाँ से मूव करेगी? बैलेंस होके सेंटर से। कहाँ से मूव करेगी? सेंटर से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो इन क्वेश्चनों के लिए कि हम एक सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या करते हैं? यूज करते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जब बॉडी रेफरेंस लेवल से बॉडी का मास चेंज हो रहा हो अलग अलग हाइट पे, तो हम कंसेप्ट यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास का, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये यहाँ से क्या होगा अब यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना इस चीज को। तो अब हम बात करेंगे, अब हमारे पास क्या हो रहा है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास भी क्या हो रहा है कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से बात करूं, सिर्फ मैं इसको रेफरेंस मान लिया तो सिर्फ इतनी चेन लटक रही है ना नीचे, L/3 चेन, ठीक है। तो एक सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जो मानेंगे, तो ये मान लेंगे इस चेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, ये L/3 चेन है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो गया। क्या मानेंगे? सेंटर ऑफ मास क्या मानेंगे? इसका L/3, क्या यहाँ पे L ये डिस्टेंस, तो इसकी जो जो भी डिस्टेंस होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इस चेन की जो भी लेंथ होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सेंटर ऑफ मास में ये होता है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1r1 m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगले चैप्टर में ड्राइव करेंगे। तो देखो मास सेम है, तो मास बाहर आ गया, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2m, m से m कैंसिल, तो r1 प्लस r2 बाई 2, तो जो भी डिस्टेंस उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है। बाकी हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी तो सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो मैंने कहा जितनी भी लेंथ है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हाइट h कितनी बन जाएगी? L/6। ये 3 था, 2 से और डिवाइड कर दिया, तो डिस्टेंस कितनी थी? L/3, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये रेफरेंस लेवल से ये हाइट कितनी लोगे? L/6। कितनी लोगे? L/6। पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखोगे mgh। अब देखो पूरी चेन का लेंथ मास क्या है? m है। पूरी चेन का मास जो है इनिशियल, पूरी चेन का मास m है, तुम्हें L/3 का चाहिए। कंप्लीट चेन का मास कितना है? कंप्लीट एल लेंथ का मास m है, तुम्हें कितनी का चाहिए? L/3 का। तो मास कितना बन जाएगा? m/3। L/3 चेन का मास कितना बन जाएगा? m/3 चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? m/3gh, m/3g, h की वैल्यू L/6, L/6। तो यहाँ पुट कर दो, तो ये बना आपका यहाँ से 0 प्लस mg L/18। लेकिन देखो ये ध्यान रखना, अगर इससे ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इससे नीचे आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है।
देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जो 12/3 पार्ट जो ऊपर है उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जो 12/3 पार्ट है चेन का उसकी तो 0 होगी, बिल्कुल 0 है उसकी, क्योंकि वो सरफेस पे। लेकिन इस रेफरेंस से ये L/3 ये वाला, ये तो रेफरेंस से नीचे है ना, ये तो ये रेफरेंस है 12/3, इससे नीचे भी तो लटक रहा है ना, उसकी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी फिर रेफरेंस से। चेन का L/3 पार्ट रेफरेंस से नीचे लटक रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? mg/L/3 होगी या नहीं? लेकिन मैंने कहा रेफरेंस से मास चेंज हो रहा है, अलग अलग रेफरेंस से मास चेंज हो रहा है, इसलिए किसका कंसेप्ट यूज करा? सेंटर ऑफ मास का। किसका कंसेप्ट यूज करा? सेंटर ऑफ मास का। इसलिए h कितना लिखा है? L/6, और मास पूरी चेन का मास m था, तो L/3 का मास कितना हो गया? m/3। इस ये जो लटका हुआ पार्ट है इसका मास कितना हो जाएगा? m/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? बताइए। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी मैंने? मास m/3 g, h की वैल्यू L/6। ठीक है, बताइए एक बार, ये जिस बच्चे ने पूछा था ये हर्ष, ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब सुनो, अब इधर आ जाओ, इनिशियल समझ आ गया, अब फाइनल में आ जाओ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये चेन फिसल के किसी वेलोसिटी से नीचे आ रही है। अरे जब चेन इस एंड को छोड़ेगी तो किसी वेलोसिटी से छोड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 mv का स्क्वायर। चेन जब इसको छोड़ रही है तो किसी वेलोसिटी से छोड़ रही है, तो 1/2 mv का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो एक बार, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एक ढंग से समझ लो, सारे समझ आ जाएंगे फिर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो ये वाली चेन फाइनल कंडीशन में ये पूरी की पूरी चेन ऐसे आ जाएगी नीचे। अरे ए पॉइंट से स्लिप होती हुई आ रही है ना, तो एक ये ऐसे पूरी चेन ऐसे लटक जाएगी। अरे सीधी लटक जाएगी ना एकदम से, जब वो इससे ऐसे स्लिप होगी तो एकदम ऐसे सीधी हो जाएगी पूरी चेन। तो पूरी एल लेंथ ऐसे सीधी होगी इस पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से पूरी चेन लेंथ सीधी हो जाएगी, पूरी नीचे आ जाएगी धीरे धीरे खिसक के। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? m, मास तो m भी पूरी लेंथ आ गई, तो पूरी चेन का मास क्या था? m था। ठीक है, g l कितना लो, क्योंकि देखो रेफरेंस लेवल से मास अलग अलग हाइट पे है, रेफरेंस लेवल पे मास अलग अलग हाइट पे है चेन का, तो क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? सेंटर ऑफ मास। तो जो ये डिस्टेंस इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgl/2, mgl/2। अब इसको सोल्व कर लो, 1/2 mv का स्क्वायर प्लस l/2। v वेलोसिटी आपसे पूछ रहा था, तो ये सब नोट कर लिया इधर से, ये मैं हटा रही हूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो रेफरेंस से नीचे एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस रेफरेंस से नीचे आ रहे हो तो इससे ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव लेते हो, और इससे नीचे आते हो तो नेगेटिव लेते हो। तो ये क्या लिखोगे? माइनस। क्या लिखोगे? माइनस। और इसको भी क्या लिखोगे? माइनस, क्योंकि ये भी रेफरेंस से नीचे आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है अगर रेफरेंस से ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? रेफरेंस से नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि रेफरेंस से नीचे आ रही है चेन, तो क्या लगा दिया? माइनस। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको। 1/2 mv का स्क्वायर, m से m तो कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, तो 1v²/2 बराबर gl/2 माइनस gl/18। इसको सोल्व कर लीजिए, तो v²/2 एलसीएम 18 9gl माइनस gl, तो v²/2 8 gl/18, ये 2 से 9 पे कैंसिल हो जाएगा, तो
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 GL। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/9 GL का अंडर रूट। तो वो इतनी वेलोसिटी से क्या करेगा स्लिप करेगा। वो क्या करेगा इतनी वेलोसिटी से बच्चों क्या करेगा आपका स्लिप करेगा। बोलो एक बार समझ आई ये पॉइंट सभी को। फिर से बताऊं वो ये कह रहे हैं कि ये चेन है, इसका 12 बाई पार्ट चेन टेबल पे रखा है और L/3 नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो ए पॉइंट चेन छोड़ेगा स्लिप होगा, धीरे धीरे इसको कितनी वेलोसिटी दे कि वो स्लिप होके नीचे आ जाए। ठीक है, फॉल हो जाए आपके पास। तो इसको ए पॉइंट से वो स्लिप होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो जो पूरा जो स्लिप होगा ए पॉइंट यहाँ पी पे आ जाएगा, स्लिप होते हुए धीरे 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 ऐसे स्लिप हो जाए। इधर एक पॉइंट ऐसे आ जाएगी ना, देखो ऐसे धीरे 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 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उस सिचुएशन की बात कर रहे हो। तो आपके पास पूरी लेंथ L है, मास M है। तो मैंने कहा हाइट के साथ जब मास चेंज होता है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे तुम सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी लेंथ होगी सेंटर ऑफ मास को उसको 2 से डिवाइड कर दें, जितनी भी लेंथ आएगी। तो लेंथ L थी तो सेंटर ऑफ मास से हाइट लेंगे तो क्या लिख देंगे L/2। क्या लिख देंगे L/2 लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पास फाइनली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल रेस्ट में रखी हुई है, चेन रेस्ट में है तो 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास ये इनिशियल जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका m/3 पार्ट लटका हुआ है। तो पूरी चेन का मास m है तो L/3 पार्ट का मास कितना हो गया m/3। मास कितना हो जाएगा m/3। ठीक है, लेंथ कितनी है L/3 इंटू जी, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करेंगे तो इसलिए 2 से क्या कर दोगे डिवाइड। देखो जब मैंने ये बात बताई कि ये पूरी चेन ऐसे रखी रहती है तो हर एक मास h हाइट पे होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मास है सब हर जगह, इसलिए सीधा h लिख देते हो। लेकिन जब ऐसे ऐसे होती है तो इस एक पर्टिकुलर हाइट मानते हैं कि मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा। मास को सेंटर पे मानेंगे तो सेंटर से हाइट लेंगे, सेंटर से हाइट लेंगे तो इसको L/2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बनी mg L/18। बाकी तो फिर सोल्व कर लोगे सारा। बताइए आप समझ आया या नहीं आया एक बार। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया ये सबने, जल्दी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास एक होलो पाइप है सेमी सर्कल टाइप में। ठीक है, ये सेमी सर्कल है आपके पास। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन, आपके पास वेलोसिटी ऑफ द चेन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये रेडियस सेमी सर्कल है, ये रेडियस r है। व्हेन एमर्ज आउट फ्रॉम राइट एंड, तो इस देखो इस चेन की वेलोसिटी बताइए कितनी वेलोसिटी दे हम इसको जब ये इस एंड से क्या हो जाए बाहर निकल जाए, एमर्ज आ जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, तो देखो कोई फ्रिक्शन नहीं बेटा, तो क्या लगाएंगे kf प्लस uf बराबर ki प्लस ui। कंसेप्ट यही यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये इसका एक छोटी सी बात, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से जब देखो ये चैन बाहर निकलेगी तो एकदम सीधी हो जाएगी। जब ये चैन ए पॉइंट से बाहर निकलेगी तो ये ऐसे बिल्कुल सीधी होगी ना ये चेन। ठीक है, L लेंथ है चेन का और M क्या है मास है। L बी द लेंथ ऑफ द चेन एंड M बी द मास। ठीक है, L लेंथ कितनी लिख लोगे, देखो पूरे सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो हाफ के लिए कितना हो जाएगा πr। तो L लेंथ जो है वो कितने के बराबर है πr के। L लेंथ जो है बच्चों कितने के बराबर है आपकी πr के। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ से आपके पास जब ये चेन सीधी होगी, m मास है, लेंथ कितनी है πr। लेकिन मैंने कहा आपको समझाया अभी पिछले क्वेश्चन में ही कि जब आपके पास ये रेफरेंस लेवल है, ये यहाँ से क्या मान लिया रेफरेंस लेवल, तो आपके पास मैंने क्या बताया कि जब हाइट के साथ मास चेंज हो रहा है तो किसका कंसेप्ट यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास का। तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी πr/2। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या मानेंगे सेंटर ऑफ मास, जो भी लेंथ हो उसको दो सेंटर ऑफ मास से क्या लोगे रेफरेंस लाइन। तो क्या बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mg, m मास है, g की वैल्यू g की वैल्यू h की वैल्यू πr/2 बराबर। इनिशियली चैन रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो देखो इसमें इनिशियल पोटेंशियल, इसके लिए अलग हाइट है, अलग अलग डिस्टेंस पे जा रहा है ना। देखो ये हाइट के साथ मास क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। इसमें ये मास जो है dm मास यहाँ पे कुछ हाइट पे है,
यहाँ डीएम मास देखो, ये सर्कल है ऐसे, देखो यहाँ समझ आ रहा है ना। तो ये डीएम मास इतनी हाइट पे है, ये वाला डीएम मास इतनी हाइट पे है, ये वाला डीएम मास इतनी हाइट पे है। तो हाइट के साथ डीएम मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाइट के साथ डीएम मास क्या हो रहा है, चेंज हो। तो किसका कंसेप्ट यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास का। किसका कंसेप्ट यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कितना होता है बेटा, 2r/π। कितना हो जाएगा, 2r/π। सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 2r/π। तो ये जो h हाइट है ना, वो क्या लिख लेंगे, मतलब कि जो चेन है इसके लिए जो h हाइट है, ये h हाइट जो एक एवरेज वैल्यू आएगी h की, वो कितनी आएगी, 2r/π। कितनी आ जाएगी बच्चों, 2r/π। तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 2r/mg 2r/π, 2r/π, mg 2r/π। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ से v वेलोसिटी पूछ रहा है ना, ये 2r/π क्या है, सेंटर ऑफ मास। अरे जैसे ये चेन ऐसे होती है, देखो एक बार, ये पूरी चेन की लेंथ कितनी थी, l थी, तो सेंटर ऑफ मास क्या लिख दिया, l/2। ठीक है, इसी तरह सेमी सर्कल में बेटा अलग अलग हाइट है तो हम निकालेंगे, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 2r/, तो ये h वैल्यू है ना, 2r/π आएगी। अब हमारे पास h वैल्यू कितनी आएगी, इस केस में h वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 2r/π। तो h हाइट की जगह क्या लिख दोगे, h की जगह 2r/π। ये शॉर्टकट तरीका है, मैं लॉन्ग मेथड भी समझा दूंगी अभी यहाँ से। अब इसको सोल्व कर लो एक बार, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो v²/2 ये बना gr/π प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इधर रेफरेंस से नीचे है तो यहाँ भी माइनस आएगा, रेफरेंस लेवल से नीचे है तो दोनों साइड क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। ये रेफरेंस से किधर आ रहा है, नीचे, तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। नहीं आई बात समझ में, ये रेफरेंस से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे माइनस, ये रेफरेंस से ऊपर अभी, तो इसलिए यहाँ पे प्लस। तो क्या बनेगा, mg 2r/π, m से m तो कैंसिल हो गया, ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 4gr/π प्लस gr/π। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, तो ये बना, ये उधर जाएगा ना, अरे ये माइनस है, ये उधर जाएगा, तो v² 4gr/π प्लस gr/π। तो v² कितना हो जाएगा, gr ले लो, 4/π प्लस π, इसका अंडर रूट आ जाएगा v वेलोसिटी। तो इतने वेलोसिटी से क्या होगी, वो स्लिप होगी। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी मैंने, 2r/mg/π। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी बच्चों मैंने, 2mgr/π। अब देखो इसको दूसरे मेथड से भी देख लो, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास से बताया ना, तो किसी बच्चे को, हालांकि मैंने डायरेक्ट बता दिया कि सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कल का कितना होता है, 2r/π। कितना होता है, 2r/π। ठीक है, लेकिन अभी मैं करके ही बता देती हूँ। आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली है बच्चों, mg 2r/π। ठीक है, अब मैं जनरल मेथड से निकाल देती हूँ ui। ठीक है, तो देखो du, ये dm मास है ना, ये पूरे सर्कल का, ये यहाँ पे क्या है, dm मास। देखो ये पूरा सर्कल है ना, यहाँ से इसका एक छोटा सा dm काट लो, छोटा सा dm हो जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसे बन जाएगी। देखो ये आपके पास छोटा सा dm ऐसे बन गया, ये देखो यहाँ से ये छोटा सा dm बन जाएगा, यहाँ से ये दिख रहा है, इधर से रेड पेन से दिखाऊं क्या, ये देखो यहाँ से आपने एक छोटा सा dm काट लिया, ये छोटा सा dm। ठीक है, इसको छोटा सा dm बोला, ये एंगल d थीटा, ये रेडियस आपकी मान लिया r है। ठीक है, तो आपके पास ये आर्क है। ठीक है, तो du की वैल्यू क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो क्या लिखोगे, मास dm है, dmgh। ठीक है, du को क्या लिखोगे, मास dmgh। h हाइट निकाल लो यहाँ से, देखो ये h हाइट, मैं एक बार इसको अच्छे से बना देती हूँ। h हाइट कैसे निकालोगे, ये पूरा ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये चेन है आपके पास, ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो मान लिया आपने ये dm कंसीडर करा यहां से, तो इसकी हाइट यहां से ये, अरे ये सेमी सर्कल है, देखो इधर से ये सेमी सर्कल है। ठीक है, तो ये आपका h है, ये आपने dm माना इधर से, ये कोई छोटा सा dm मान लिया,
इसकी ये h हाइट, तो ये r है, तो h बाई r क्या बना बच्चों, ये d थीटा है। मैंने इसको बाहर निकाल दिया यहाँ पे, तो h बाई r साइन थीटा, तो h की वैल्यू r साइन थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा dm g r साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा यहाँ से du की वैल्यू, ये मैंने जो निकाला ना वो निकाल के दिखा रही हूँ आपको, किसी को सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं आता तो बता रही हूँ। du इज इक्वल टू dm g r साइन थीटा। देखो थीटा वेरिएबल है ना, अलग अलग थीटा पे dm अलग होंगे, यहाँ dm अलग होगा, यहाँ dm अलग, ये चेन है ना सारी, यहाँ पे ये चेन यही तो रखी हुई है सारी, इसी से भी सर्कल पे। तो अब आ रहा है पिक्चर, कुछ क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ से कि अब आपको dm चाहिए, क्या चाहिए, dm। पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, ये पाई आर, तो पाई आर सरकमफ्रेंस हैव द मास कितना, m, तो यूनिट सरकमफ्रेंस हैव द मास m बाई पाई आर। तुम्हें कितने के लिए चाहिए, इस छोटे से पार्ट के लिए चाहिए, इस छोटे से पार्ट के लिए चाहिए आपको, ये छोटा सा पार्ट आपको निकालना पड़ेगा आर्क, ये डी थीटा, ये आर, तो डी थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर क्या बन जाएगी, आर डी थीटा, तो आर डी थीटा हैव द मास m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, तो dm की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से, m बाई पाई डी थीटा, यहाँ पुट करो तो du कितना आ गया बच्चों यहाँ से, dm की वैल्यू m बाई पाई डी थीटा जी आर साइन थीटा, m बाई पाई बाहर ले लो, जी आर भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से पाई, सेमी सर्कल कहां से कहां तक घूमेगा, 0 से पाई, 180 डिग्री ना, तो du 0 से u हो जाएगा, तो ये u इज इक्वल टू एम जी आर बाई पाई। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा 0 टू पाई, इसको सोल्व करो तो ये बना एम जी आर बाई पाई, तो देखो कोस पाई माइनस कोस पाई माइनस कोस 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये बना आपके पास एम जी आर बाई पाई। देखो कोस पाई क्या होता है, -1, और कोस 0 क्या होता है, 1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या है, 2, तो क्या है 2mgr बाई पाई, तो देखो ऊपर भी यही निकाल रखा ना, 2mgr बाई पाई, 2mgr बाई पाई। तो देखो सेंटर ऑफ मास किसी को ध्यान नहीं था, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 2r बाई पाई, तो ये याद रहे तो ठीक है, लेकिन नहीं आप स्मॉल dm को ऐसे निकाल सकते हो, du को। ठीक है, तो du को क्या लिख लो, dm इंटू आर साइन थीटा, इस dm की वैल्यू निकाल दो। आपको छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया आपने dm, ये छोटा सा एलिमेंट dm ले लिया, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी आर डी थीटा, छोटे से dm की लेंथ कितनी आर डी थीटा के लिए मास ये आ गया, dm को पुट कर दो, यहाँ से ये वैल्यू सोल्व कर लो, तो dm देखो यहाँ से u कितना आया 2mgr बाई पाई, ये भी कितना 2mgr बाई पाई, ठीक है, जो कि मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो आपको आप ऐसे भी सोल्व करके लिख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, बच्चों समझ आया? ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार इसको, ये मैंने बताया अलग से सोल्व करके कि 2mg बाई आर पाई को तुम ऐसे भी सोल्व कर सकते हो लॉन्ग मेथड से, या डायरेक्ट याद रहे सेंटर ऑफ मास, फिर मास के साथ हाइट के साथ मास चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट लगा दो 2r बाई पाई, सेमी सर्कल में सेंटर ऑफ मास होता है, ये निकालेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए डायरेक्ट नोट करिए बच्चों, इसको नोट कर लिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखिए क्वेश्चन है बेटा, आपके पास ये चेन है, ये ऐसे इसके ऊपर लटकी हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन का बेस है, हालांकि लॉ ऑफ मोशन में आ जाता है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा, पर अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ऑफ टेबल, फाइंड द
फाइंड द मैक्सिमम, ये चेन है जिसकी लेंथ एल है, चेन लेंथ कितनी है एल, चेन मास कितना है एम है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन, मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन, maximum length of chain that can hang off, that can hang off, that can hang off without slipping, without slipping। देखो बच्चों, इक्वेशन क्या कह रहा है, एक चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये चेन की लेंथ बताइए, इस चेन की लेंथ बताइए x, मान ली डिस्टेंस कितनी मैंने x, कि ये स्लिपिंग, देखो चेन है टेबल पे लटकाई, देखो ये चेन है टेबल पे लटकाई मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये कितना लटकाए नीचे, देखो ज्यादा लटकाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, इसको कितना लटकाए कि वो नीचे ना स्लिप हो, इसका कितना पार्ट नीचे लटके ये वाला कि वो चेन स्लिप ना हो। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, कि जैसे मैं ये कह दूं छोटा सा पार्ट, कि मान लिया ये है आपके पास, मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट रखा यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, ये कुछ पार्ट ऐसे नीचे लटका हुआ है इतना सा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको मान ली बिल्कुल ऐसे कर दूं तो ये सारी नीचे गिर जाएगी, नीचे गिरने वाली हो रही है ना, मैंने पकड़ रखा है। तो वो कह रहा है इसका कितना पार्ट ऐसे नीचे लटकाएं, कितना नीचे लटके ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, कि वो स्लिप ऑफ ना हो। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो सारी स्लिप ऑफ हो जाएगी, तो ये कितना पार्ट नीचे हैंगिंग रहे, कितना पार्ट नीचे हैंगिंग रहे कि वो स्लिप ऑफ ना हो। यहाँ पे उल्टा लिख देते हैं, वो दूसरा भी पार्ट लिख लो, ये ए पार्ट है क्वेश्चन का, इसका बी पार्ट भी लिख लो इसी क्वेश्चन का ही, यानी आगे लिखवा दूंगी। टेबल पे कितना रहे, हैंगिंग ऑफ कितना हो और टेबल पे कितना रहे, दोनों निकाल लेते हैं। कितना तो नीचे लटके और कितना टेबल पे रखे कि चेन स्लिप ना हो, कि चेन स्लिप ना हो। मेरी बात समझ आई? इस चेन का कितना पार्ट नीचे लटकाएं और कितना टेबल पे रखें कि चेन स्लिप ना हो। तो पहले पार्ट में पूछा है कितना हैंगिंग हो, कितना पार्ट जो है बच्चा ये हैंगिंग हो, कि ये चेन जो है आपकी स्लिप ना हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, यहाँ से अब आप लोग देखिए, म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास। तो देखिए यहां से देखो, ये चेन जब आगे खिसकेगी तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा। तो कहता है कि इसका कितना हैंगिंग पार्ट हो, तो जब ये हैंगिंग पार्ट, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये टोटल मास m है, तो ये इसका मास कितना हो जाएगा, टोटल चेन का मास कितना m है, l लेंथ हैव द मास m, यूनिट लेंथ हैव द मास m by l, कितनी लेंथ का चाहिए, x लेंथ का, तो m by l into x। तो इस चेन का मास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, m by l into x। इसी तरह ये पूरी चेन की लेंथ l है, पूरी चेन की लेंथ l है, तो ये वाली कितनी बची बच्चों, l माइनस एक्स। इसका मास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m by l into l माइनस एक्स। अरे वही बात होगी ना, l लेंथ का मास m, ठीक है, तो m by l का इतना, तो l माइनस एक्स का मास चाहिए। ये पूरी लेंथ की चेन कितनी थी, x थी, तो ये कितनी बची, l माइनस एक्स। तो l माइनस एक्स का मास कितना हो जाएगा, m by l into l माइनस एक्स। मास ऑफ l माइनस एक्स चेन, l माइनस एक्स लेंथ कितना हो जाएगा, m by l, l माइनस एक्स। इसी तरह मास ऑफ x लेंथ कितना हो जाएगा, m by l into x। अब इतनी बात समझ आ गई बच्चों, इतने में कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में सभी को, ठीक है। अब आपके पास ये जो लेंथ है, ये फ्रिक्शनल फोर्स,
ये कब कितनी लटकी रहेगी, ये यहाँ पे कब तक रह पाएगी ये वाली चेन, कि जब तक फ्रिक्शनल फोर्स, कि जब तक आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपके पास इस फैक्टर से ज्यादा होगा, यहाँ पे लगने वाले फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। मेरी बात समझो कि ये चेन यहाँ पे कब तक रहेगी, जब तक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स चेन मस्ट बी हैंग, फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, किसके होना चाहिए, लगभग ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन तो मान लो कितना होगा, m/l इंटू एफ लिख दिया मैंने, नहीं आई बात समझ। देखो ये चेन को थोड़ा खिसकाएंगे तो नीचे आ जाएगी, तो वो कहता है कि इसका कितना पार्ट नीचे लटका रहे, कितना पार्ट नीचे लटका रहे, तो लटका रहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन इस चेन को इधर खींच रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इस ऊपर वाले सरफेस पे, इस ऊपर वाले सरफेस पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये नीचे जो फोर्स लटका हुआ ये है, इससे क्या हो ज्यादा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लटका हुआ ऊपर जो सरफेस पे लग रहा है, जो ये इधर लटकने वाली चेन है, इससे क्या हो ज्यादा हो, इससे क्या हो ज्यादा हो। तो F क्या होता है, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ1, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, μ1, n की वैल्यू mg, n की वैल्यू क्या लिखोगे, mg, और m मास कितना है इसका, m डैश कितना आपका, म्यू m डैश की वैल्यू m/l इंटू l माइनस एक्स, और ये f क्या होगा, m में, ये नीचे गिर रहा है mg, इसके इस पे वेट के कारण फोर्स क्या लग रहा है, mg, तो ये mg इस फ्रिक्शन से, ये फ्रिक्शन इस mg से ज्यादा हो, अरे ये ग्रेविटी के इफेक्ट में है ना ये वाला, तो ये जो नीचे लटक रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस mg से क्या हो ज्यादा, तभी ये चैन यहाँ लटके रहेगी। अगर ये ज्यादा हो गया तो नीचे गिर जाएगी, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये चेन नीचे गिर जाएगी, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो टेबल पे रखी रहेगी, ये लटकी रहेगी। तो अब क्या बन जाएगा आपके पास, m डबल डैश m स्मॉल डैश n स्मॉल डैश इंटू जी, स्मॉल डैश m की वैल्यू देखो ये रही यहाँ पे, ये स्मॉल m डैश ये लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा m/l इंटू एक्स इंटू जी। अब इस कंडीशन को लगा दो, ये बात समझ आ गई ना, कि जब तक यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ये लटकी रहेगी, अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो ये सारी की सारी गिर जाएगी, ये सारे की सारी गिर जाएगी। तो क्या लगाओगे, म्यू m/l इंटू एल माइनस एक्स बराबर m/l इंटू एक्स जी, कटता है वो काट दो, कुछ कट रहा है, l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, x पूछा है आपसे, तो म्यू l माइनस म्यू एक्स बराबर एक्स जी। ठीक है, x को उधर ले जाओ, म्यू l बराबर एक्स जी प्लस म्यू एक्स, एक्स कॉमन ले लो, तो g प्लस म्यू प्लस जी, म्यू प्लस जी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से इसको इतना लिखिए जल्दी से, ये म्यू प्लस जी तो नहीं आएगा भाई, कुछ गलती हो रही है कहीं पे, यहाँ पे भी तो जी आएगा ना, अरे ये जी यहाँ भी तो आएगा, ये रहा जी, तो इस जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, ये जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा म्यू एल इज इक्वल टू एक्स प्लस म्यू एक्स, तो 1 प्लस एक्स बाहर ले लो, 1 प्लस म्यू, तो ये बच्चों इधर देखो, ये यहाँ से ये हटा दो एक बार, इधर से ये लिख लिया ना, तो ये बन जाएगा यहाँ से म्यू एल बराबर एक्स इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू, तो एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों म्यू एल अपॉन में 1 प्लस, तो ये कितना लटका रहेगा ये पार्ट, यहाँ पे कितना आएगा, म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू। इसको नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से, समझ आ गया बच्चों। तो मैंने इसको x मान लिया, ये तो जब कंडीशन क्या लगाई कि जब तक ये फ्रिक्शन इससे ज्यादा और इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये फोर्स इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तब तक ये यहाँ पे लटकी रहेगी, अगर ये ज्यादा होगा तो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल ली, मैंने इस mg की वैल्यू निकाल दी, तो मैंने देखा कि l माइनस एक्स का मास कितना है, m इंटू दिस, और इसका मास कितना होगा, ये मास की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लिया। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये क्या आ गया, यहाँ से क्या हटा रही हूँ मैं, यहाँ से लिख लिया सभी ने, तो देखो आपके पास क्या आया बेटा, यहाँ पे ये
ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये आगे जो क्वेश्चन करवाना है एक आईआईटी का, उसमें यूज होने डायरेक्ट, एक आईआईटी का क्वेश्चन करवाना है मुझे, उसमें डायरेक्ट यूज होंगे बेटा ये कंसेप्ट। ये तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ से म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू, और ये डिस्टेंस कितनी एल माइनस एक्स। इसी क्वेश्चन में कह देता, इसी क्वेश्चन में लिख लो आगे, तो आपके पास लिख देता फाइंड द क्वेश्चन का बी पार्ट, ए पार्ट तो लिख लेता ना, बी पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द चेन, लेंथ ऑफ द चेन ऑन द टेबल when it just about to sleep, when it just about to sleep। तो चेन की लेंथ ऑन द टेबल निकालनी है, हैंगिंग पार्ट कितना, इतना, ऑन द टेबल एल माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स की वैल्यू म्यू एल 1 प्लस म्यू, म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आया 1 प्लस म्यू एलसीएम, तो एल प्लस म्यू एल माइनस म्यू एल से म्यू एल मर गया, एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये लेंथ ऊपर कितनी पार्ट रखा रहेगा बेटा, ये एल माइनस एक्स कितना आएगा, एल अपॉन में 1 प्लस म्यू, हैंगिंग पार्ट कितना आएगा म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू, और ऊपर कितना रखा रहेगा, एल अपॉन में 1 प्लस म्यू रहेगा, ठीक है। तो वो जब स्लिप कब तक नहीं होगी वो चेन, जब तक नीचे कितना लटकेगा म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू, और ऊपर कितना रहेगा एल अपॉन में 1 प्लस म्यू, ऊपर कितना रहेगा एल अपॉन में 1 प्लस म्यू। नोट करिए बच्चों, नोट कर लिया, हो गया बच्चों नोट। अब देखो इसी आगे देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, यही आपके पास सिचुएशन, यहां से ये म्यू फ्रिक्शन है, चेन टेबल पे ही रखी हुई है, ये सब नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो म्यू बी द फ्रिक्शन, म्यू क्या है, फ्रिक्शन है, म्यू क्या है, फ्रिक्शन है, एल बी द लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है, ये एल लेंथ है चेन की और एम मास है, फाइंड द वर्क डन by the friction, find the work done by the friction when chain slip off completely, when chain slip off completely from this position, completely from this पोजिशन। वो कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा जब ये चेन यहां से स्लिप ऑफ होगी, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम ये डीएम पॉइंट मान लेंगे, क्या मान लिया, डीएम, और डीएम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डीएक्स, डीएम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपके पास, डीएक्स, ठीक है। तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू 1, ठीक है। इसमें भी माइनस साइन तो आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि फ्रिक्शन इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगी और फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर, तो माइनस आ जाएगा, cos 180 बन जाएगा ना, ठीक है। F इज इक्वल टू म्यू एन, F म्यू एन की वैल्यू mg, m की वैल्यू mg, तो ये dm है। तो मैंने मान लिया कि dm को खिसकने में कितना वर्क डन होगा, मैंने मान लिया कि dm को खिसकने में कितना वर्क डन होगा, dm मास निकालना है मुझे, कितना निकालना है, dm मास। तो dm मास कितना हो जाएगा, देखो l लेंथ का मास कितना है, तो यूनिट लेंथ का मास m/l, तो ये dm के लिए डिस्टेंस कितनी है, dx, तो dx के लिए कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। तो dm की वैल्यू कितनी, ये समझ आ रहा है ना क्या लिख रही हूँ, लैंग्वेज देखो, L length have the mass कितना m, यूनिट लेंथ, अरे 10 पेन का मूल्य इतना, तो एक पेन का मूल्य m/l, कितने का चाहिए, 4 पेन का, तुम्हें कितने चाहिए, dx का, तो dx से क्या कर दो मल्टीप्लाई, m/l इंटू dx।
तो dm कितना आ गया बच्चों यहाँ से m/l इंटू डी एक्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से म्यू dm की वैल्यू m/l इंटू डी एक्स इंटू जी। ठीक है, डिस्प्लेस यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ बच्चों, यहां से वहां तक मान लिया डिस्प्लेस हुआ x डिस्टेंस। ठीक है, कितना मान लिया यहां से यहां तक की ले ले, मान लिया dm इस ओरिजिन से कितना है x डिस्टेंस पे है, dm इस ओरिजिन से कितना है x डिस्टेंस पे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स म्यू m/l इंटू जी इंटू डी एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे यहाँ पे ये x लिखोगे, कितना है ओरिजिन से x, तो क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट x लिखोगे। ठीक है, अब ये पूरी चेन स्लिप हो रही है कितनी, ये वाली लेंथ की, इसकी लेंथ अभी आप लोगों ने निकाली l माइनस एल कितनी l/1 प्लस म्यू निकाली है ना अभी आप लोगों ने, ये वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने l/1 प्लस म्यू निकाली है ना। तो इस पूरी चेन को स्लिप होने में कितना वर्क डन होगा, मान लो ओरिजिन से ये x थी, x ओरिजिन से dx एलिमेंट मान लिया आपने, dm डिस्टेंस पे dm एलिमेंट मान लिया आपने यहाँ से। ठीक है, और dm एलिमेंट कितनी डिस्टेंस में है, dx डिस्टेंस में है। ठीक है, तो आपको इतने में dx को स्लिप होने में इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगा, इतना वर्क डन हुआ। कितनी चेन स्लिप होनी है, ये पूरी चेन स्लिप होनी है। इस पूरी चेन की लेंथ आपने निकाली थी l-x अभी कितनी l/1 प्लस m, तो 0 to l/1 प्लस म्यू तक क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो टोटल वर्क डन इतना करना पड़ेगा। सोल्व कर लो बेटा इसको, तो म्यू m g/l, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 लिमिट लगा दो l/1 प्लस म्यू, तो ये वर्क डन कितना आ गया बच्चों म्यू m g/l l/1 प्लस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये बना बेटा यहाँ से आपके पास, थोड़ा सोल्व कर दो इधर साइड में, तो ये बन जाएगा यहाँ से इधर, ये बना वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू m g, ये म्यू m g छोटा बड़ा वैसे लिख देती हूँ, बाकी वो वही m है, ये वही m है, ये छोटा बड़ा मेरे लिखने में हो जाता है m g/2l l² 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया भाई यहाँ से एक l से एक l कैंसिल, तो म्यू m g/2 इंटू 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, तो इतना वर्क डन आ जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा क्या आ जाएगा आपका, इतना ये वर्क डन आ जाएगा। म्यू m g ये l हो रहा है, एक l से एक l कैंसिल हुआ है ना, तो एक l ही आ जाएगी। कैमरे में दिख रहा है सभी को, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो मैं एक बार साइड में लिख दूंगी। ये नोट करिए बेटा, एक बार फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये इधर से लिख लिया ना, इधर से लिख दिया, मैं यहाँ सोल्व कर लेती हूँ, उधर ना भी दिख रहा हो किसी को, ऐसे दिख रहा है कैमरे में, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा पर दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको इधर सोल्व कर रही हूँ, तो वर्क डन क्या आया म्यू m g/2l l² 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल, तो वर्क डन कितना आ गया म्यू m g l/2 इंटू 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इतना होगा, ताकि चेन वहां पे ना गिरे। वर्क देखो हमने सबसे पहले स्टेप वाइज चली, मैंने लेंथ निकाली, कितनी लेंथ हैंगिंग होनी चाहिए टेबल के ऊपर भी और नीचे भी, फिर निकाला कि फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो लेक्चर का, इसको नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लिया। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका IIT एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये चेन है जिसकी लेंथ l है, मास m है, और म्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल। वेलोसिटी ऑफ द चेन निकाले व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल। तो देखो हमने ये x डिस्टेंस निकाली थी बच्चों, कितनी म्यू l/1 प्लस में म्यू, और ये l माइनस x कितनी निकाली थी आपने यहाँ से l/1 प्लस म्यू, मतलब टेबल पे इतनी चेन रहनी चाहिए और नीचे इतनी हैंगिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो स्लिप ऑफ नहीं होगी। फिर वो कह रहा है वेलोसिटी बताइए, इसको कितनी वेलोसिटी से आगे खिसकाएं कि वो कंप्लीटली क्या हो जाए, फॉल ऑफ हो जाए। तो देखो यहाँ पे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों, तो क्या लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स EF KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, एक्सटर्नल तो कुछ नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की तरह वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो अभी निकाला था वैसे ही निकाला, वही है आपके पास, वही लिखती है निकाल के दिखाऊं। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही मान लेंगे dm एलिमेंट, यहाँ से डिस्टेंस x मान लोगे। ठीक है, क्या निकालोगे dF इंटू
एक्स डिस्प्लेसमेंट। एफ की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू एन की वैल्यू एम जी, एम डैश जी, डी एम जी। ठीक है, तो डी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास डी एम एलिमेंट के लिए मास निकालना है। तो देखो एल लेंथ के लिए मास कितना एम है, तो यूनिट लेंथ के लिए मास कितना हो गया, एम बाई एल। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपके पास, dx लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा बच्चों ये, m बाई एल इंटू डी एक्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया यहाँ से आपके पास, ये वो पीछे वाला ही दोबारा करवा दिया बस वैसे, और कुछ नहीं, म्यू m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी। ठीक है, अब आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा, ये माइनस आएगा, माइनस किस लिए, फ्रिक्शन है इसलिए, माइनस म्यू m बाई एल जी डी एक्स इंटू एक्स। इंटीग्रेशन कर दो, तो देखो ये यहाँ से x लेंथ किसका, पूरी लेंथ कितनी है, l अपॉन में 1 प्लस म्यू, तो 0 टू l अपॉन में 1 प्लस म्यू के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे, तो म्यू m बाई एल इंटू जी एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू l अपॉन में 1 प्लस म्यू। लिमिट लगा दो, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी बाई एल इंटू एल स्केयर 1 प्लस म्यू का स्केयर, ये 2 है, 2 को बाहर लिख लो, एक एल से एक एल मर गया, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन अभी जो निकाला था वही आ गया, एम जी अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस म्यू का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट क्या करते, इसको नोट कर लीजिए, कर लिया था अभी आप लोगों ने। ठीक है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन रख दूं मैं, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आया बच्चों आपके पास, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, म्यू एम जी एल टू 1 प्लस म्यू का स्केयर, 1 प्लस में म्यू का स्केयर आ गया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का किसी भी वेलोसिटी से स्लिप होगा। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनली चेन जब वो स्लिप ऑफ होगा तो पूरी चेन ऐसे सीधी हो जाएगी, फाइनली जब वो स्लिप ऑफ होगा बच्चों तो ये पूरी एल लेंथ ऐसे स्लिप ऑफ हो जाएगी। तो आप अलग रेफरेंस लेवल से अलग अलग हाइट पे है, रेफरेंस लेवल से अलग अलग हाइट पे है, तो क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट L/2, तो क्या लिखोगे, और रेफरेंस से नीचे है तो माइनस एम जी L/2। ठीक है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में है 0। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को समझो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली ये वाला पार्ट हैंगिंग है ना। ठीक है, तो हमें इस पार्ट का मास चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस पार्ट का मास चाहिए। तो देखो एल लेंथ का मास कितना है आपके पास, एल लेंथ का मास है कितना आपका, m है, एल लेंथ का मास कितना बच्चों, m है, ये बता दो यहाँ से, एल लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का m बाई एल। तुम्हें कितनी लेंथ का चाहिए, इस x वाली लेंथ का, x लेंथ कितनी है, म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू, तो म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू हैव द मास। अरे ये बात समझ आ रही, लिखू उधर लिखू क्या, ये हटा लिया सबने, देखो एक बार इधर, ये क्या बना बच्चों आपके पास, देखो एल लेंथ हैव द मास, एल लेंथ हैव द मास, लेंथ हैव मास कितना m, यूनिट लेंथ 10 पेन का मूल्य इतना, तो एक पेन का मूल्य इतना, तुम्हें इस लेंथ का मास चाहिए, तो म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू हैव द मास, तो ये dm कितना आ जाएगा, m बाई एल म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू से म्यू कैंसिल, तो dm आ गया बच्चों आपके पास m u अपॉन में 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो ui चाहिए तुम्हें, तो देखो ui को निकाल दूं मैं यहाँ पे, ui क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपके पास, dm mgh h, तो dm कितना आ गया, ये यहाँ से ये, या m डैश लिख सकते हो, dm तो छोटा होता है, तुम्हें तो इस पूरे पार्ट का चाहिए, तो आप इसको m डैश लिख सकते हो, कि पूरे का m है तो इसको m डैश लिख सकते हो आप लोग। अरे तुम्हें इतने पार्ट का चाहिए ना जो हैंगिंग है सिर्फ। ठीक है, तो m डैश कितना है बच्चों, mu अपॉन में 1 प्लस म्यू। ठीक है जी, h हाइट और चाहिए, h ये लेंथ होगी ना, इतनी लेंथ के लिए चाहिए, रेफरेंस से ये कितनी लेंथ है, म्यू एल, h की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, ये रेफरेंस से म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू, म्यू एल अपॉन में 1 प्लस म्यू, तो ये आ गया, यहाँ पे इसको पुट कर दो सारी वैल्यू को, तो ये रेफरेंस से नीचे है, रेफरेंस से ये रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस से नीचे है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है,
तो ये माइनस, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस एम यू स्केयर जी एल। देखो एम यू स्केयर जी एल 1 प्लस में म्यू का स्केयर। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कर लेना आप। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखो मैं एक बार बता देती हूँ, ये हटा दो, ये सब ये इधर से हटा रही हूँ। तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास u, ये वैल्यू माइनस म्यू एम जी एल 1 प्लस म्यू का स्केयर बराबर 1/2 एम वी का स्केयर माइनस एम जी एल बाई 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ये वैल्यू आई आपके पास एम यू स्केयर जी एल अपॉन में 1 प्लस म्यू का स्केयर। आपको क्या चाहिए, वी वेलोसिटी, इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा माइनस म्यू एम जी 1 प्लस म्यू का स्केयर। ठीक है, ये एल भी है इसमें। ठीक है, अब आपके पास ये इंटू 2, इसमें 2 भी आनी चाहिए, तो ये आया इधर से प्लस एम यू स्केयर जी एल 1 प्लस म्यू का स्केयर। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस एम जी एल बाई 2 बराबर 1/2 एम वी का स्केयर। ये वी को निकाल लेना सोल्व करके आप लोग। इस वी को क्या कर लोगे, सोल्व करके आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। एक छोटी सी पॉइंट और बेटा, ये 2 से और डिवाइड करेंगे, इसको h को 2 से डिवाइड और करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखेंगे तो पूरी लेंथ इतनी है म्यू एल बाई 2, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 2 से डिवाइड और करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये इसमें भी यहाँ 2 आ जाएगा, इसमें भी यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, मेरे भूल गई थी मैं, इसमें भी ये 2 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद तो सिंपली सॉल्यूशन कर लेना, कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएगी, m से m तो कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट। ठीक है, जो कॉमन आता है कॉमन लिख लो। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 2 सब में था तो 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल। तो ये एक तरीके से क्या बच गया, इसमें ये सारी टर्म है बस म्यू की बाहर है, तो ये बन जाएगा माइनस म्यू जी एल 1 प्लस म्यू का स्केयर बाहर ले लो, क्या बचा ये 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू, ये म्यू स्केयर था ना तो ये म्यू बच जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का जी एल बराबर वी स्केयर, तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ सोल्व करके। वी निकालोगे तो सारे का अंडर रूट, तो वी स्केयर करोगे तो माइनस म्यू जी एल 1 प्लस म्यू का स्केयर, ये माइनस अंदर ले जाओ, माइनस को बाहर लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग, तो ये बन जाएगा प्लस जी इंटू 1 प्लस म्यू इंटू जी एल। इस सारे को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1/2 आ जाए, इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। या आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन, इसमें देखो सारे कंसेप्ट आए कि हैंगिंग पार्ट इतना होगा, टेबल पे इतना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इतना वर्क डन करेगा, तो जो स्लिप ऑफ होगी तो लास्ट में हमारा ये कंसेप्ट लगना था इस कंसेप्ट में। ठीक है, तो आपके पास तो हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक रेस्ट में है तो फाइनल ये निकाल ली। फाइनल के लिए मास, इस इतनी लेंथ के लिए मास ये हो गया इंटू जी इंटू ये लेंथ क्या लेंगे सेंटर ऑफ मास से, तो 2 से क्या कर देंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे, फिर इसको सोल्व करें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में लेक्चर में बात करें। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बुक्स को जरूर फॉलो करें इसके साथ साथ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कंसेप्ट कैसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।